Friends, welcome in Philosophy School of India. My name is Tilak Sharma and this is our second class of the course Logic and Reasoning. In this class, we will learn what is propositions, arguments and truth and validity. So what are propositions? Propositions क्या होती हैं? Propositions are building blocks of our reasoning. पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में क्या करते हैं हम लोग एक कंक्लूजन या क्लेम लेते हैं, फिर उसको सपोर्ट करते हैं अपने रीजन से और अपने स्टेटमेंट से. ओके, तो जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो प्रोपोजिशंस हैं. प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आइदर ट्रू और फॉल्स. इट्स ट्रू और फॉल्सिटी मे बी अननोन. जो प्रोपोजिशंस हैं वो हमेशा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगी. हमने रीजनिंग में क्या देखा था? हमने देखा था कि हमने एक चीज पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया था. आपको हिल वाला जो एग्जांपल था वो याद होगा, जिसमें हिल से धुआं निकल रहा था और हमने उसे देखकर बोल रहा था कि इस हिल में आग लगी है. तो ये जो हमने ये बात कही थी, दिस हिल हैज स्मोक, ये जो हमने बात कही, दिस हिल हैज स्मोक, ये हम एक चीज पे क्लेम कर रहे हैं, हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो जो लॉजिकल प्रोपोजिशंस जब भी होंगी, क्योंकि प्रोपोजिशंस कई तरह की होती है, जैसे कि डिक्लेरेटिव हो सकती हैं, इंटेरोगेटिव हो सकती हैं, एक्सक्लेमेटिव हो सकती हैं, लेकिन लॉजिक में हमें जो काम है, हमें जो यूज है, वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही रहेगा, क्योंकि हमें किसी क्लेम को ही हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, या तो हम किसी क्लेम को हमें गलत साबित करना होता है, ऐसे क्लेम को सही साबित करना होता है, हमें क्लेम से. इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव का हमें कोई इसमें काम नहीं रहता लॉजिक में. तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये हमेशा या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है. ठीक है, तो जैसे कि हमने उस हिल को देख के बोला था कि दिस हिल हैज स्मोक. अब ये बात या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, बीच में तो नहीं हो सकती है ना. और इट्स ट्रूथ और फॉल्सिटी में भी अननोन. जब तक हम इसको एक क्राइटेरिया पे रख के इसको प्रूफ नहीं कर लेते कि ये सही है गलत है, तब तक तो इसका जो ट्रूथ है और फॉल्सिटी है वो अननोन होगी. ठीक है, कई बार हम जो क्लेम करते हैं, कई बार जो हम बात बोलते हैं, प्रोपोजिशंस जो होती हैं उनकी जो ट्रूथ और फॉल्सिटी होती है वो अननोन रहती है, जब तक कि हम उनको प्रूफ नहीं कर लेते. या फिर कई बार हम जब किसी आर्ग्यूमेंट को सुन भी रहे होते हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा होगा आपने, जब हम कोई डिबेट कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरह का ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है, वहां पर हम किसी तरह के क्लेम्स करते हैं. जैसे कि एक बुक में इस तरह की एक क्लेम दिया हुआ है, या हम बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम थिंकर दिस शुड बी हैपन, और अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दिस इज द केस. तो वो जो प्रोपोजिशन है, वो जो क्लेम है, ठीक है, उसकी जो ट्रूथ है और जो फॉल्सिटी है वो अननोन है हमारे लिए. ठीक है, लेकिन वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो कुछ क्लेम कर रहा, डिक्लेयर कर रहा है, इतना काफी है हमारे लिए उसका एक लॉजिकल प्रोपोजिशन होने के लिए. ये कभी भी ना तो वैलिड होगी ना ही इनवैलिड होगी, क्योंकि जो प्रोपोजिशन है वो कभी वैलिड या इनवैलिड थोड़ी ना हो सकती है. वो या तो ट्रूथ होगी या फॉल्स होगी. वैलिड और इनवैलिड तो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे. ठीक है, और फिर आगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया प्रोपोजिशंस तो हमें समझ में आ गया कि प्रोपोजिशंस ठीक है, और सेंटेंसेस, तो प्रोपोजिशंस और सेंटेंसेस में काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. यहाँ मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, हमने पिछली बार एग्जांपल देखा था अरिस्टोटल का, हम उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं आसानी से समझने के लिए. हमने यहाँ पे क्या देखा था? ऑल men are mortal. ठीक है, ये क्या है? ये एक क्लेम है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक प्रोपोजिशन है, ये एक स्टेटमेंट भी है, ये एक सेंटेंस भी है. हम सेंटेंस और स्टेटमेंट और ये जो प्रोपोजिशन है, इसमें फर्क अभी समझेंगे. अभी हम इतना समझते हैं कि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, राइट. मैं क्लेम कर रहा हूं कि ऑल मैन आर मोर्टल, मैंने क्लेम किया है, मैंने बोला है. ठीक है, Socrates is a man. अब आप इसे क्लेम कह लो, प्रोपोजिशन, सॉरी, इसको आप या तो ये कह लो कि वेल नोन ट्रूथ है ना. इसमें हमें कुछ ऐसा क्लेम करने लायक चीज तो है नहीं कि हम क्लेम करेंगे तभी बात बनेगी. Socrates is a man. Therefore Socrates is mortal. ठीक है, हमने क्या किया? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस थी, है ना.
ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हम ना ही कुछ पूछ रहे हैं ना ही एक्सक्लेमेशन है, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से लॉजिक में हम जब भी यूज करते हैं तो हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ये जो लॉजिक में हमेशा सेंटेंस और प्रोपोजिशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम लॉजिक में प्रोपोजिशन वर्ड यूज करते हैं। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको ये बता देता हूं। क्योंकि प्रोपोजिशंस और सेंटेंस में फर्क ही रहेगा। जैसे कि ये है, इट इज रेनिंग, एस्टर लिविंडो, इल प्लेड, एस रेगनेट। इनमें से एक सेंटेंस इंग्लिश का है, एक स्पेनिश का है, एक फ्रेंच का है और एक जर्मन का है। ठीक है, ये चारों ही सेंटेंस एक ही बात बोलते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ठीक है, ये है तो अलग अलग सेंटेंस। अगर आप किसी से भी पूछोगे, आप खुद भी देखोगे तो ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, क्योंकि इनकी लैंग्वेजेस अलग है। लेकिन ये सेम प्रोपोजिशन है। सेम प्रोपोजिशन कैसे है? क्योंकि सेम चीज क्लेम करती है। हम बार बार बोल रहे हैं ना कि प्रोपोजिशन क्लेम से होता है कि हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या डिक्लेरेटिव है, क्या क्लेम कर रहे हैं। ये जो चारों ही चीजें हैं ये सेम ही चीज पे डिक्लेयर करती है, सेम ही चीज को क्लेम करती है, लेकिन सेंटेंस अलग अलग है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि सेंटेंसेस में और प्रोपोजिशंस में फर्क। प्रोपोजिशन डिक्लेरेटिव होती हैं, ये चारों ही प्रोपोजिशंस हैं, लेकिन सेंटेंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। दोस्तों वैसे तो काफी तरह की प्रोपोजिशन होती है, इसमें कैटेगरिकल लॉजिक में अलग होती हैं और आपके सिंबॉलिक लॉजिक में अलग होती है, लेकिन फिलहाल बेसिक्स क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी, तो हम इतना समझते हैं कि कुछ एक तरह की होती है, जैसे डिक्लेरेटिव हुई, इंटेरोगेटिव हुई, एक्सप्लेनेटिव हुई। लेकिन लॉजिक में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ डिक्लेरेटिव से मतलब होता है। ठीक है, विच इज डिक्लेयरिंग और क्लेमिंग समथिंग। ऐसी सेंटेंसेस और ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, ऐसी प्रोपोजिशन जो कुछ क्लेम कर रही हैं, जो कुछ डिक्लेयर कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उन्हीं बातों पे ध्यान देना है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अदर विच विल लर्न इन देम लेटर लेसन्स। ठीक है, ये आप चिंता मत कीजिए, मैं लेटर जितने भी जो अपने आने वाले लेसन्स होंगे हमारे जो भी, हम उसमें कवर कर दूंगा कि जितने भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस हैं या अलग अलग तरह की जो भी हैं, या फिर जो हमारी सिंबॉलिक लॉजिक में यूज होती है जितने प्रोपोजिशंस हैं, वो हम उनसे रिलेटेड जितने भी लेसन होंगे उनमें कवर कर लेंगे। ओके, सो व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, लेकिन अब हमें ये समझना है कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था कि प्रोपोजिशंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर रीजनिंग, है ना। तो हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे हम क्या बना रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन। यहाँ पे देखिए, इसको हम मार्क कर लेते हैं, एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस इन विच वन प्रोपोजिशन इज क्लेम्ड, वन प्रोपोजिशन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम others which are regarded as providing support for the truth of that one। हमने क्या किया था थोड़ी देर पहले, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने देखा था that all men are mortal। हमारा जो एक क्लेम था हमारा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। all men are mortal। ठीक है, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal, right? हमने क्या देखा, वन प्रोपोजिशन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स। ये जो प्रोपोजिशन है, ये वाली जो प्रोपोजिशन है, ये फॉलो करती है इन दोनों को, ये बेस्ड है इन दोनों पे। ठीक है, एंड अदर प्रोपोजिशंस आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट वन। ये जो प्रोपोजिशन है ये सपोर्ट करती है इसका ट्रूथ। दोस्तों ये तो एक फॉर्म है, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आर्ग्यूमेंट की। कई बार क्या होता है कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं या मैगजीन्स या कुछ भी, हम न्यूज़पेपर वगैरह में हम देखते हैं कि पैराग्राफ बना होता है पूरा। ठीक है, तो उन पैराग्राफ्स में हमेशा हम क्या देखते हैं कि एक ऐसी बात होती है जिसको कि राइटर प्रूफ करना चाहता है। ठीक है, और जो अदर जो बातें लिखी होती हैं वो सपोर्ट कर रही होती हैं उस एक बात को। जैसे कि आप देख लीजिए किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में, आप अभी इस क्लास के बाद आप जाकर के देखेंगे, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनमें कि एक आर्टिकल में एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो कि एक उनका कंक्लूजन होगी जिसको प्रूफ करना चाहते हैं, और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सपोर्ट कर रही होंगी, वो बताएंगे कि ये क्यों सही है या क्यों गलत है। ठीक है,
सो ये तो हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, कभी नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह, नहीं, ये लॉजिक में आर्ग्यूमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि हम एक क्लेम कर रहे हैं, उसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर प्रेमिसेस? प्रेमिसेस क्या होती हैं? अब ये जो हमने ये जो आर्ग्यूमेंट देखा, इसमें ये जो दो चीजें हैं, ये और ये है प्रेमिसेस। क्यों? In an argument, the propositions that are claimed to provide grounds or reasons for the conclusion. जैसे कि मैंने आपको शायद पहले बताया था कि ये हमारा कंक्लूजन है जिसे प्रूफ किया जा रहा है, हम इसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंक्लूजन है, ठीक है। और ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये इसको सपोर्ट कर रही है। हमने बताया कि क्यों ये सही है, तो ये दोनों प्रेमिसेस हैं। अगर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो करके भी किसी पैराग्राफ में है या किसी लेटर में है ना, या किसी रैली में आप किसी की बातचीत सुन रहे हो उसमें भी है, तो हमेशा क्या होता है कि एक ऐसी बात होती है जिसको या तो वो लोग प्रूफ करना चाहते हैं या उसको गलत साबित करना चाहते हैं, ठीक है। और अलग जो उसको बातें बोलते हैं, बातें लिखी होती है, वो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो वो जो बातें सपोर्ट कर रही हैं, जो उनको ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो रीजन दे रही हैं, वो है प्रेमिसेस। और जिस चीज को प्रूफ किया जा रहा है, जिस बात को, जिस पॉइंट को प्रूफ किया जा रहा है, वो है हमारा कंक्लूजन। ओके, सो देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ प्रेमिसेस, मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस। तो इनकी जो डिटेल होती है ये टर्म्स से होती है, मेजर टर्म, माइनर टर्म। इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बनाऊंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और उसको बारीकी से समझने की जरूरत है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इतना समझिए कि ये जो ऊपर वाली जो प्रोपोजिशन है स्टैंडर्ड फॉर्म आर्गुमेंट में, ये मेजर प्रेमिस है, और ये जो नीचे वाली है ये माइनर प्रेमिस है, ठीक है। और ये कंक्लूजन है। फिलहाल के लिए सिर्फ बेसिक इतना समझ लीजिए, बाकी तो इसका अलग पूरा एक डिटेल होती है। एंड व्हाट इज इन्फ्रेंस? हमें ये समझ में आ गया कि आर्गुमेंट क्या होता है, हमें ये समझ में आ गया कि प्रेमिसेस क्या होती हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं। अब हमें ये समझना है कि इन्फ्रेंस क्या होता है। कई बार जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो कंफ्यूज होते हैं इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में। वो कहते हैं सर कहीं पे तो लिखा होता है कंक्लूजन, कहीं पे लिखा होता है इन्फ्रेंस, हम क्या सही माने? लॉजिक में हमेशा, इन लॉजिक इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन आर यूज्ड एज सेम। लॉजिक में इन्फ्रेंस और कंक्लूजन का मतलब सेम होता है, लेकिन हम लोग इन्फ्रेंस यूज करते हैं। रीजन देखिए, जो कंक्लूजन होता है ना, वो किसी भी चीज का हो सकता है। सपोज दैट आप अगर से कोई स्टोरी बोल रहे हो या फिर कोई डिस्कशन चल रही है, जब हम कोई भी डिबेट करते हैं उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि इस डिबेट का कंक्लूजन क्या निकला, हमने डिस्कशन करी, उसका कंक्लूजन क्या निकला। कई बार आप लोग देखते हो जैसे वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो हम एंड में क्या बोलते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो कंक्लूजन तो किसी भी चीज का हो सकता है, डिस्कशन का हो सकता है, स्टोरी का हो सकता है, डिबेट का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। लेकिन जो इन्फ्रेंस होता है वो हमेशा लॉजिक का होता है। कैसे? What is inference? Inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. क्योंकि डिस्कशन और स्टोरीज में हम इन दोनों की बात तो नहीं करते हैं स्पेशल कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। तो एविडेंस एंड रीजनिंग, जैसे कि हमारा एक कंक्लूजन था सोक्रेटिस इज मोर्टल, इसके लिए हमने एविडेंस क्या दिए, रीजन क्या दिए, ऑल मैन्स आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल। ये हुआ हमारा कंक्लूजन और ये थे इसके रीजंस, है ना। ये इन्फ्रेंस हुआ। आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन लॉजिक में हम लोग इन्फ्रेंस यूज करना बेटर समझते हैं, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन था, हम कह सकते हैं इन्फ्रेंस था, ठीक है। और इसको कंक्लूजन भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक में इन्फ्रेंस बोलते हैं। कंक्लूजन क्योंकि अलग अलग चीजों का भी हो सकता है, इसलिए हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो लॉजिक और इसमें इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जब भी किसी चीज को कैलकुलेट करके एविडेंस और रीजनिंग के साथ, कोई बहुत सिंपल भाषा में, हम जब भी कैलकुलेट करके एविडेंस और रीजनिंग के साथ एक कंक्लूजन निकालते हैं, वो हमारा इन्फ्रेंस होता है। बिल्कुल सिंपल, है ना। और कंक्लूजन तो किसी भी चीज का हो सकता है, इसलिए इन्फ्रेंस और कंक्लूजन अलग है। इसको मैंने इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए समझाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। So what is inductive argument? An inductive argument is one whose conclusion is claimed to follow from its premises. Conclusion is claimed to follow from its premises only with probability. यहाँ पे probability को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। Conclusion is not necessarily follow from the premises. We find unknown from known. ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
Many times conclusion is not contained in premises, it is inferred. Okay, is always strong and weak. ये तो थी इसकी डेफिनेशंस या इसके टर्म्स, अब समझते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने अगर से एग्जांपल लें तो सपोज दैट हम कहते हैं कि क्योंकि बिकॉज देयर आर dark clouds in the sky. Okay, therefore ये हमारा कंक्लूजन हुआ। जो हम दूसरी बात बोल रहे हैं हमारा कंक्लूजन है। therefore there will be raining this evening. Okay, sorry, evening. ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसकी ये जो कंक्लूजन था इसने ये फॉलो किया है यहाँ से, जो हमारा प्रेमिस थी ये वाली, बिकॉज देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। लेकिन ये एक सर्टेन गारंटी के साथ नहीं आता, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि डार्क क्लाउड्स होते हैं लेकिन बरसात नहीं होती, रेन नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये जो हमने क्लेम किया है, जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया है, ये 100% सही है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी के साथ आता है कि हाँ हो सकता है बरसात होगी, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं जब भी आज तक बादल, आसमान में काले बादल हुए हैं तो हमेशा डार्क क्लाउड्स हुए हैं तो हमेशा बरसात होती है। ठीक है, वी फाइंड अननोन फ्रॉम नोन। हमारे सामने नोन चीज क्या थी, हम क्या जानते थे, हम ये जानते थे कि आसमान में काले बादल हैं, लेकिन ये तो हमें किसी ने नहीं बताया था कि भी बरसात होगी। हमने अननोन को जाना नोन से। ठीक है, डार्क क्लाउड्स को देख के हमने समझ लिया, हमने ये इन्फर्ड करा। हमने क्या करा, इन्फर्ड। प्रेमिसेस लिखा है ना, मेनी टाइम्स कंक्लूजन इज नॉट कंटेंट इन प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस में तो कहीं नहीं लिखा था कि भाई बरसात होगी, लेकिन हमने इसको इन्फर करा, हमने अपनी इसको बुद्धि से इसको कंक्लूजन निकाला कि हाँ जब भी डार्क क्लाउड्स होते हैं बरसात होती है। ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों बोलते हैं इसको, इंडक्टिव लॉजिक को, कि या तो ये स्ट्रॉन्ग है या तो ये वीक है। अब ये वैलिड इनवैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको 100% प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हम इसको सर्टेनली नहीं बोल सकते हैं, हम इसको सर्टेनली नहीं बोल सकते हैं, हम इसको हमेशा प्रोबेबल बोलेंगे। प्रोबेबल कि हो सकता है बरसात हो, कई बार हो सकता है हवा तेज चले, बादल आगे चले जाते हैं, बरसात नहीं होती है ना। तो इंडक्टिव लॉजिक जब भी हम करते हैं तो उसकी जो प्रेमिसेस होती हैं वो प्रोबेबल होती हैं, शायद, माइट बी, मे बी, कुड बी पे डिपेंड करती हैं, है ना। और अननोन नोन टू अननोन, हम हमेशा जो नोन होता है उससे अननोन को जानते हैं। इसकी जो प्रेमिसेस होती हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कंक्लूजन होता है जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेमिसेस में दिया हो, हम खुद से भी इन्फर करते हैं, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है या तो वीक होता है। एंड व्हाट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट? ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से जस्ट अपोजिट होता है। ये अपोजिट कैसे, कि इसमें जो है प्रेमिसेस हैं, यहाँ पे देखिए, इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज वन हुज कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमिसेस विद एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इन दो वर्ड्स को एकदम याद कर लीजिए डिडक्टिव लॉजिक के लिए, एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ठीक है, नॉट इन्फर्ड लाइक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इनमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कि मैं जो देख रहा हूं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये होता है ना। जैसे कि हमने क्या देखा कि डार्क क्लाउड्स हैं, तो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे कंक्लूजन निकाल लिया कि जी बरसात होगी, लेकिन हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं करते हैं। इसकी जो भी कंक्लूजन है वो हमेशा इसके प्रेमिसेस में दिया होगा, जैसे कि हमने अरिस्टोटल वाले एग्जांपल में देखा था यहाँ पर, कि ये जो इसका कंक्लूजन है, इसकी जो भी जो इसकी गारंटी है या जो कहें कि इस पे इसका जो क्लेम्स है वो हमेशा इसके प्रेमिसेस में ही होगा। ऑल मैन्स आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज मैन, सोक्रेटिस इज मोर्टल। हम खुद से तो हमने नहीं सोचा ना सोक्रेटिस इज मोर्टल, हम नोन टू अननोन नहीं करा, जो प्रेमिसेस में था हमने उसी में करा। बस यही चीज होती है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में भी, हम इसमें इन्फर नहीं करते इंडक्टिव लॉजिक की तरह, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की तरह, लेकिन हम इसमें प्रेमिसेस को लेके चलते हैं हमेशा।
डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन नॉट गिव अस न्यू नॉलेज, इट्स नॉलेज इज बेस्ड ऑन प्रेमिसेस, वी जस्ट डिडक्ट दैट। इसको एक नोट कर लीजिए, डिडक्ट दैट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की तरह हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में नई नॉलेज को नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेमिसेस में जो दिया है उसी के बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से या अपने जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको यूज करके हम अलग से कुछ भी क्लेम नहीं करते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा या तो वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, और जो वैलिड होगा वो या तो साउंड होगा या तो अनसाउंड होगा। अब ये साउंड अनसाउंड क्या होता है? साउंड आर्ग्यूमेंट होता है वैलिड आर्ग्यूमेंट विद ट्रू प्रेमिसेस। कई बार क्या होता है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जिसमें कंक्लूजन फॉलो करता है प्रेमिसेस को, ये तो वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इसमें साउंड क्या होता है? जिसमें प्रेमिसेस ट्रू हो, भाई प्रेमिसेस ट्रू है, कंक्लूजन वैलिड है, आर्ग्यूमेंट तो वैलिड हुआ ही और ये साउंड हुआ क्योंकि प्रेमिसेस ट्रू है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि प्रेमिसेस फॉल्स होती हैं। फॉल्स प्रेमिसेस के दम पे भी हम लोग वैलिड आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, भैया प्रेमिसेस फॉल्स हैं, हमें सिर्फ उस कंक्लूजन को फॉलो करना है इससे वैलिड आर्ग्यूमेंट से, सॉरी प्रेमिसेस से, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्रेमिसेस फॉल्स भी हैं तो भी हम वैलिड आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट होगा उसे हम बोलेंगे अनसाउंड। अनसाउंड क्यों? क्योंकि उसे देख के ही आपको मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप उसे इनवैलिड नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि वो वैलिड है। आपको साफ दिख रहा है कि उसमें जो प्रेमिसेस हैं वो फॉल्स हैं, लेकिन क्योंकि उसमें जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है प्रेमिसेस को, तो इसलिए वो वैलिड है। इसलिए आपको अलग से ही वो अनसाउंड दिख जाएगा। वो साउंड क्या है? जिसमें प्रेमिसेस ट्रू है और इनवैलिड है। और जो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा डिडक्टिव लॉजिक में वो तो हमेशा अनसाउंड ही होगा, क्योंकि तो गलत है तो गलत है ही, ठीक है। हमने क्या देखा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में जो प्रेमिसेस जो कंक्लूजन होता है वो अब्सोल्यूट नेसेसिटी के साथ फॉलो करता है प्रेमिसेस को, हमेशा वैलिड या इनवैलिड होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की तरह, ठीक है। और जो वैलिड होता है वो साउंड होता है और अनसाउंड होता है, जो इनवैलिड है वो तो अनसाउंड है ही, ठीक है। सिंपल है। देखिए अगर थोड़ी सी भी आपको इसमें लगता है कि आपको फर्दर एलैबोरेशन की जरूरत है, आप चाहते हो कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। अब आते हैं कि हमें ये तो समझ में आ गया जी, प्रोपोजिशंस आर्ग्यूमेंट सब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि हम अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना, अभी आप कहोगे कि मैंने आपसे कहा था कि कोई पैराग्राफ पढ़ो या कोई आर्टिकल पढ़ो, तो हम कैसे पता करें कि उसमें प्रेमिसेस कौन सी है, कंक्लूजन कौन सा है? भाई तभी तो हमें पता चलेगा कि आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट के बारे में पता करने के लिए हमें पता भी तो हो कि इनसे प्रेमिसेस कौन सी है, कंक्लूजन कौन सी है। तो मैक्सिमम टाइम इन द सेंस कि 90+%, है ना, 90% से ज्यादा केसेस में हमेशा ये इंडिकेटर्स होते हैं प्रेमिस के, सिंस, बिकॉज, फॉर, एज, फॉलोज फ्रॉम, एज शोन बाय। और जो कंक्लूजन होते हैं उनके इंडिकेटर होंगे जैसे कि therefore, hence, so, accordingly, prove that, for this reason, etc. हम इसमें क्या कर रहे हैं? सपोज किसी ने बात कही कि because of this, therefore, this, since, therefore, या since, so, तो जो भी बात शुरू होती है because से, because of this, ठीक है, समझ लीजिए वो सपोर्ट कर रही है कंक्लूजन को, therefore, this, ठीक है। जो therefore के बाद बोला therefore this, since this, अकॉर्डिंगली और प्रूफ दैट, ये सारे कंक्लूजन होते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिनको प्रूफ किया जा रहा है। और सिंस, बिकॉज से जो बातें फॉलो करती हैं वो होती हैं जिनसे प्रूफ किया जा रहा है, जो रीजंस हैं, जो ग्राउंड प्रोवाइड कर रही हैं इन कंक्लूजन्स को। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप एक होमवर्क की तरह लीजिए कि आप इस क्लास के बाद आप कोई न्यूज़पेपर लीजिए या कोई ऑनलाइन आर्टिकल लीजिए या फिर कोई मैगजीन्स ले सकते हैं। उनमें आप देखिए जो पैराग्राफ लिखा है उसमें देखिए कि वहाँ पे किस तरह से जो पैराग्राफ है उसमें कौन सी प्रेमिसेस हैं, कौन से कंक्लूजन्स हैं, क्या आर्ग्यूमेंट उसने बनाया है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस पेज का, ऑनलाइन जो भी पेज है या फिर जो भी आप किसी तरह से उसे लिंक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। मैं यहाँ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। उसमें नई एक वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से उस पैराग्राफ में से ढूंढे हम कि आर्ग्यूमेंट कहाँ है, उस आर्ग्यूमेंट को कैसे समझें, उसमें क्या प्रेमिसेस हैं, कौन से कंक्लूजन्स हैं, उसको समझने की। एक बार आप खुद से भी कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है, समझ में आ जाता है। कई बार ये होता है कि मेनी टाइम्स देयर आर नो इंडिकेटर्स, ओके, मेनी टाइम्स देयर आर नो इंडिकेटर्स। तो आप कैसे समझें? इन दिस केस वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज पॉइंट राइटर वांट्स टू प्रूव एंड व्हाट आर द
सपोर्टिंग रीजंस और क्लेम्स। कई बार क्या होता है कि बात लिखी होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे सिंस बिकॉज फॉर फॉलोज फ्रॉम का यूज हुआ हो, ये भी जरूरी नहीं कि कंक्लूजन में देयरफॉर हेंस हो अकॉर्डिंगली का यूज हुआ हो। एक सिंपल तरीके से राइटर ने एक बात प्रूफ करने की कोशिश करी है और उसके लिए रीजंस दिए, उसके लिए क्लेम्स दिए हैं दूसरे, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस तरह के भी जब आर्ग्यूमेंट्स या कह सकते हैं आर्टिकल सामने आते हैं तो वो भी आपको समझने होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आने लगता है, ठीक है। आप जब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढने की, समझने की, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा पैराग्राफ पढ़ते ही कि इसमें कौन सा प्रेमिस है, कौन सा इंडिकेटर है, क्या कौन सा आर्ग्यूमेंट इसमें यूज किया गया है, बहुत इजीली, ठीक है। अब आते हैं ट्रुथ एंड वैलिडिटी, क्योंकि इसका तो आप देखोगे टॉपिक यूजीसी नेट में भी है, ट्रुथ एंड वैलिडिटी के ऊपर काफी बच्चे इसमें क्वेश्चंस भी करते हैं कि तो सर ट्रुथ एंड वैलिडिटी के बारे में जानना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको कई बार लोग ट्रुथ वैल्यू भी बोल देते हैं। ट्रुथ वैल्यू सुनते ऐसा लगता है कुछ नया सा टर्म है ना, कुछ नया सा लगता है, कुछ नहीं है। व्हाट इज ट्रुथ एंड वैलिडिटी एंड व्हाट इज ट्रुथ? Truth and falsity are attributes of individual propositions or statements। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि propositions और statements जो होते हैं, ठीक है, हम लॉजिक में statements को propositions बोलते हैं, तो इसमें फर्क होता है, वो मैंने आपको आगे पिछली स्लाइड्स में बता दिया है। तो जो propositions होती हैं ये हमेशा truth और false हो सकती हैं। मैंने कोई बात बोली है, जो मैंने एक proposition, एक statement बोला है, वह तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमेशा तो वैलिड होते हैं या तो इनवैलिड होते हैं। वो ट्रूथ एंड फॉल्स नहीं हो सकते। ट्रूथ एंड फॉल्स तो हमेशा प्रोपोजिशन ही हो सकती है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो हमेशा या तो वैलिड होते हैं या तो इनवैलिड होते हैं। एंड व्हाट इज वैलिडिटी? इसकी डेफिनेशन, वैलिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, नॉट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। क्योंकि हमने जाना था पिछली कुछ स्लाइड्स में हमने क्या देखा था कि इंडक्टिव आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं और डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होते हैं, ये वैलिड और इनवैलिड। सो वैलिडिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट व्हेन द कंक्लूजन इज फॉलोड फ्रॉम द प्रेमिसेस। If the conclusion is not following from the premises, then you cannot call that argument, that deductive argument valid. For a valid deductive argument, the conclusion must followed from the premises. Okay? एक वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए जो आपकी प्रेमिसेस, जो आपकी कंक्लूजन है, वो हमेशा प्रेमिसेस से फॉलो करना चाहिए, ओके। और जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है वो वैलिड और इनवैलिड नहीं होता है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी सेकंड क्लास, जिसमें हमने जाना व्हाट आर आर्गुमेंट्स, व्हाट आर प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इज ट्रूथ एंड वैलिडिटी। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको फर्दर लॉजिक के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे सम अप करते हैं। जो मैंने आपको इसमें आज होमवर्क की तरह दिया है कि आप प्लीज जाकर के आर्टिकल्स को देखिए और समझिए कि आर्गुमेंट्स को किस तरह से ढूंढते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आई, आपको लगता है आपको कुछ नया सीखा है, तो प्लीज लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। उनसे कहिए कि याद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन याद से क्लिक कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।